गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले क्या आती है? वर्णमाला आती है। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम या समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार एक एक मोती क्रम को में रखकर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार क्या है, एक एक वर्ण को व्यवस्थित क्रम में रखकर वर्णमाला का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला यानी ये वर्णमाला दो अक्षरों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। तो यानी वर्ण किसे कहते हैं? हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे देते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। उसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही होता है। यानी वर्ण हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे देते हैं उसे वर्ण कहते हैं या उन्हें अक्षर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए, क, ख, ग। यानी ये क्या है? ये वर्ण है। अब आगे नोट लगाकर लिखो। कामता प्रसाद गुप्त के अनुसार वर्ण या अक्षर जिनके टुकड़े या खंड न किया जाए, खंड न किया जाए, उसे वर्ण कहते हैं। यानी ये ए है तो इसका है अम, आगे टुकड़ा नहीं होता। ए का कोई टुकड़ा या खंड नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब आती है बात वर्णमाला की। यानी वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह में रखकर रखा जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। नोट लगाकर लिखो। वर्णों की कुल संख्या, यानी वर्णों की कुल संख्या पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 52। यानी हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर रहेगा 52। और वर्णों को क्या है? वर्णों को दो प्रकार यानी वर्णमाला के दो प्रकार हैं। एक होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन।
सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वर्णमाला, यानी वर्ण और माला ये दो अक्षरों से मिलकर बना है। अगर वर्ण पूछा जाता है, वर्ण किसे कहते हैं? हमारे मुख से जो उच्चरित ध्वनि यानी क, ख, ग या अ, आ, इस प्रकार की दो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, और जब इसको हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण और अक्षर एक ही है। वर्ण और अक्षर पूछा जाता है तो एक ही होता है। कामता प्रसाद गुप्त के अनुसार यदि वर्ण या अक्षर जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जाते, यानी जिनके टुकड़े और खंड नहीं किए जाते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, यानी इनके क्या है? इनके टुकड़े नहीं किए जाते। अब आती है बात वर्णमाला, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह में रखा जाता है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार क्या है, एक एक मोती को क्रम में रखकर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार एक एक वर्ण को रखकर वर्णमाला बनाई जाती है। और वर्णों यानी वर्णों की कुल संख्या, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 52। और वर्णमाला को दो प्रकार हैं। वर्णमाला के कितने प्रकार हैं? दो। एक है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। यानी स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आती है ध्वनि, यानी ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि हमारे मुख से उच्चरित शब्द, यानी उसको ही हम ध्वनि कहते हैं। हमारे मुख से उच्चरित जो भी आवाज आती है उसको क्या है? ध्वनि कहते हैं। हमारे मुख से उच्चरित वर्ण यानी ए, आ, ई, ए, ये क्या है? ये ध्वनि ही है। जो हम बोलते हैं और जो आवाज सुनाई देती है वो ही ध्वनि है। इसे क्या कहते हैं? ध्वनि। अब बात आती है कि भाषा यानी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कैसे प्रश्न कैसे बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हमारा आंसर रहेगा ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो कौन सी है? ध्वनि है। अब बात आती है जब ध्वनि को हम यानी ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, लिखित इकाई है। यानी प्रश्न कैसे बनता है कि सबसे पहले प्रश्न बनाया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारा आंसर रहेगा ध्वनि। अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा वर्ण। यानी क्योंकि भाषा को हम जब लिखित रूप देते हैं ध्वनि का तो वो वर्ण कहलाता है। वर्ण ही क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अब बात आती है प्रश्न यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है और जिससे में क्या है? ध्वनि और वर्ण दोनों को दिया जाता है, यानी ध्वनि, वर्ण, पद और शब्द, इस प्रकार 4 आंसर दिए जाते हैं। इनमें हमें सही आंसर को चुनना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर ध्वनि रहेगा। नोट लगा कर लिखो। भाषा की
सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और उसमें ध्वनि और वर्ण दोनों होते हैं। तो हमारा अनुस्वर ध्वनि रहेगा। हमारा अनुस्वर क्या रहेगा? ध्वनि। अब प्रश्न ऐसे बनता है, यानी भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो हमारा आंसर रहेगा वर्ण। कौन से है? वर्ण। और प्रश्न ऐसे बनता है, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो हमारा आंसर रहेगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? और ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो भी क्या है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा वर्ण। और प्रश्न ऐसे बनता है, यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताओ। यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो हमारा आंसर क्या रहेगा? शब्द। यानी सार्थक किसको कहते हैं? जो अर्थ से सहित हो, यानी अर्थ से सहित। जैसे क्या है? क, मैं, ल। ये क्या है? वर्ण है। और इसको हम शब्द बनाएंगे तो इसका क, मैं, ल। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा जाता है तो शब्द होगा। अब देखो, ध्वनि हमारे मुख से उच्चरित वर्ण, यानी ए, आ, ई, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको हम ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। और ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उसमें ध्वनि और वर्ण दोनों ही होते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ध्वनि। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न में ध्वनि और वर्ण दोनों ही होते हैं तो हमने आंसर ध्वनि को ही देना है। भाषा की सबसे छोटी अगर लिखित इकाई पूछी जाती है तब हमारा आंसर क्या रहेगा? वर्ण रहेगा। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी जाती है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाती है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? शब्द। यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। और सार्थक का अर्थ होता है जो अर्थ से सहित, यानी क, मैं, ल ये वर्ण है और इसका हम जब शब्द बनाएंगे तो कमल बनेगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं वर्ण के भेद। यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो वर्ण के भेद, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वर।
स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण, यानी जिन वर्णों को बोलने से किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसे ही स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लिखो, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। ये अपने आप में, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से स्वर हैं? ए, आ, ई, ई, री। यानी 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। अब नोट लगाकर लिखो, स्वरों की संख्या 11 होती है और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। नोट लगाकर लिखो, ए की उच्चारण के आधार पर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ मात्रा के आधार पर आएगा। और मात्रा के आधार पर ए की कोई मात्रा नहीं होती, नहीं होती। यानी वर्णमाला यानी वर्णों के भेद पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 11 होती है और व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो 33 होती है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? यानी जिन वर्णों को बोलने से हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर मात्रा के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न आता है कि मात्रा के आधार पर बताओ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर रहेगा 11, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती और सभी की मात्रा होती है। यानी आ में मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, सभी की मात्रा होती है, पर ए है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। इस प्रकार मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 10। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब प्रश्न आता है यानी स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार होते हैं। अब हर्षव स्वर यानी हर्षव स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। और इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ई, उ और री। अब यानी दीर्घ स्वर, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं इसमें? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आओ। इनकी संख्या कितनी है? ये 7 हैं और ये 4 हैं। अब आता है प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। स्वर यानी जैसे इसमें 3 मात्रा होती है, ओम, ये 3 मात्रा होती है। इनका प्रयोग है हिंदी में नहीं किया जाता, इनका प्रयोग है वो क्या है? संस्कृत में किया जाता है। यानी प्लुत स्वर है, इनका हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, इनका प्रयोग है वो संस्कृत में किया जाता है। इसमें क्या है? दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम, किसी को पुकारना हो, रोना हो, चिल्लाना हो, ये सभी शब्द किस में आते हैं? प्लुत स्वर के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? कितने प्रकार से किया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा 5 प्रकार। यानी स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले मात्रा या काल के आधार पर, मात्रा या काल के आधार पर स्वर। तो मात्रा व काल के आधार पर अगर स्वर पूछे जाते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं? यही हर्षव स्वर, यानी इसको क्या है? हर्षव स्वर। इन स्वरों को बोलने में क्या है? समय है वो बहुत ही कम लगता है। जिन वर्णों को बोलने में समय बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम लगता है, उसे हर्षव स्वर कहते हैं। तो हर्षव स्वर में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा आएगा? ए, ई, उ और री। यानी अब स्वर
के कितने प्रकार होते हैं पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 3। कौन कौन से होते हैं? हर्षो स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षो स्वर या इसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ये ए, ई, उ, री ये 4 होते हैं। इनकी संख्या पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 4। अब बात आती है दीर्घ स्वर, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संख्या इनकी 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आती है प्लुत स्वर, यानी इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें 3 मात्राएं लगती है। वो मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? ऐसे। तो ये प्राय क्या है, हिंदी में इनका प्रयोग है वो बहुत नहीं होता, यानी हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है, ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब आता है स्वरों का वर्गीकरण। प्रश्न बनता है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा ये 5 प्रकार से किए जाते हैं। अलग अलग उच्चारण के आधार पर इनका क्या है, वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले बात आती है मात्रा या काल के आधार पर, यानी मात्रा या काल के आधार पर अगर स्वर पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यानी हर्षो स्वर, यानी जिन स्वरों को बोलने में क्या है हमें बहुत ही कम समय लगता है उसे हर्षो स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री, यानी उनको बोलने में जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण करते हैं तो इसमें समय है वो हमें बहुत ही कम लगता है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी इन स्वरों को बोलने से इन स्वर वर्णों को बोलने से हर्षो स्वर से हर्षो स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है। क्या है? इन स्वर वर्णों को बोलने से हर्षो स्वर से दुगना समय लगता है। ये कौन कौन से हैं? जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आती है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इन स्वर वर्णों को बोलने पर दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, यानी इस शब्द को हम बोलेंगे तो आवाज है वो दूर तक जाएगी। जैसे ओम, ये क्या है 3, यानी हर्षो स्वर से तो इसका समय है वो 3 गुना होता है और दीर्घ स्वर से इसका समय है वो दुगना होता है। जैसे बाप रे, यानी जो संबोधन वाले शब्द होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। अब दूसरा प्रकार होता है यानी जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं? यानी ये 3 प्रकार से होते हैं। जीभ के आधार पर अगर हम स्वर बोलेंगे तो उनको 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। ये 3 प्रकार होते हैं। जीभ के आधार पर अगर पूछा जाता है कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो हमारा आंसर रहेगा
3। और अगर स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, ई, ए, आई। इनकी संख्या 4 होती है। मध्य स्वर में ए आता है और पश्च स्वर में आ, ओ, आ, उ, ओ, ओ और आओ। इसमें ये भी आता है अंग्रेजी वाला आ, यानी पश्च स्वर में आ, उ, ओ, आओ, आ ये होते हैं। और मध्य स्वर में ए होते हैं। यानी अगर स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का जो आगे का पार्ट होता है ना, ये इस प्रकार ये हमारी जीभ है। तो इसके 3 भाग होते हैं। तो इसका जो ये अगर का भाग होता है, इसको ई और ई यानी ए और आई इनको बोलते हैं। तो क्या है, इनका अगर का भाग है वो सक्रिय रहता है। जैसे ए, ई, ए, आई इनको बोलते हैं तो अगर का भाग है वो सक्रिय रहता है, इसे अगर स्वर कहते हैं। और इस बीच वाले को क्या है, हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में ए आता है, ये हमारा पश्च स्वर है यानी जीभ के पीछे का भाग है। तो इसको बोलने में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, उ, ओ, औ, आ। यानी ये 3 पार्ट हैं इसके जीभ के, अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगर स्वर में आपको मैंने बता दिया, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे का भाग है वो सक्रिय रहता है। और मध्य स्वर में जीभ का जो बीच का भाग होता है यानी बीच का पार्ट ये सक्रिय रहता है। और पश्च स्वर, और जिन स्वरों पश्च स्वर में हम जब वे वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का जो पीछे का पार्ट है वो सक्रिय रहता है। अब बात आती है मुख के आधार पर, यानी मुख के आधार पर स्वर। तो मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहले संवरित स्वर, अर्ध संवरित, और विवृत स्वर और अर्धविवृत। तो अब संवरित स्वर यानी इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ई और उ, ये 4 इसके अंदर आते हैं। अर्ध संवरित स्वर के अंदर ए और ओ आता है। और विवृत स्वर के यानी विवृत में आ आता है और अर्धविवृत में ए, ओ, आओ और आ। यानी मुख के आधार पर अगर स्वरों का पूछा जाता है तो ये मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवरित स्वर यानी संवरित स्वर ई, ए, ओ इनकी संख्या 4 होती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख है वो बिल्कुल ही कम खुलता है। ये हमारा क्या है, मुख है। तो इसको बोलते हैं तो इसका उच्चारण करते हैं तो इसका मुख का जो पार्ट है वो बिल्कुल ही कम खुलता है। और अर्धस्वरित में जब हम बोलते हैं तो स्वरित स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। जैसे ए, ओ यानी हम बोलकर उच्चारण करेंगे तो हमें अपने आप ही पता चलता है कि हमारा मुख है वो कितना खुलता है। विवरित स्वर यानी विवरित स्वर में आ आता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो आ जैसे हमारा मुख है वो पूरी तरह खुलता है। मुख का आकार है वो क्या है, पूरी तरह खुलता है। किसमें? विवरित स्वर में। जैसे उच्चारण करके देखो आ। और अर्धविवरित स्वर यानी अर्धविवरित स्वर में है विवरित स्वर से ज्यादा मुख खुलता है। जैसे ए, ओ, औ। इस प्रकार क्या है, अर्धविवरित में मुख विवरित स्वर से थोड़ा कम खुलता है और इससे ज्यादा खुलता है। सबसे कम यानी प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम मुख किस में खुलता है, तो हमारा आंसर रहेगा संवरित स्वर में। यानी इसमें मुख है वो न के बराबर खुलता है, मुख बहुत कम खुलता है। जैसे मुख बहुत कम खुलता है, बहुत कम खुलता है।
और इसमें मुख थोड़ा खुलता है, मुख थोड़ा खुलता है। और आ के अंदर क्या है, सर्वाधिक मुख खुलता है, यानी सर्वाधिक मुख खुलता है। और इसमें विपरीत से थोड़ा कम, विपरीत से थोड़ा कम। अब देखो दीर्घ स्वर, यानी इन स्वर वर्णों का बोलने में हर्षों स्वर से है क्या है, दुगना समय लगता है। जो हर्षों स्वर बोलते हैं हम उनको बोलने में दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर, यानी इन स्वरों को, इन स्वर वर्णों को बोलने में हर्षों स्वर से तो 3 गुना समय लगता है, और दीर्घ स्वर से पूछा जाता है तो दुगना समय लगता है। जैसे ओम, बाप रे, हे राधा, इस प्रकार क्या है हम उच्चारण करते हैं तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे जीव के आधार पर अगर स्वर पूछे जाते हैं तो जीव के आधार पर स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अगर स्वर, इस स्वर को बोलने से हमारे जीव का जो आगे का पार्ट है वो क्या है, सक्रिय रहता है। जैसे ई, ए, ऐ। अपने आप उच्चारण करके देखना, तब पता चल जाएगा कि हमारी जीभ है वो कैसे उच्चारण करती है। मध्य स्वर, यानी मध्य स्वर का उच्चारण करेंगे जब हमारे जीभ का बीच का जो पार्ट होता है वो सक्रिय रहता है। जैसे अ, यानी हम उच्चारण करते हैं अ का, तो हमारी जीभ का जो मध्य का पार्ट है वो सक्रिय रहता है। पश्चव स्वर, यानी पश्चव स्वर में क्या है, आ, उ, ओ, औ, आ, यानी जीभ के पीछे का भाग है वो सक्रिय रहता है। अब आती है बात मुख के आधार पर। अगर मुख के आधार पर स्वर पूछा जाता है तो ये 4 प्रकार के होते हैं। संवरित स्वर, यानी इसमें क्या है, ई, उ, ये 4 होते हैं। और मुख है इसमें बहुत ही कम खुलता है। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हम अपने आप में बोलकर देखो, जैसे ई, उ, यानी मुख है वो बिल्कुल ही कम खुलता है, न के बराबर मुख खुलता है। अर्धविपरीत स्वर, यानी अर्धविपरीत स्वर में क्या है, ए, ओ, यानी स्वरित स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, स्वरित स्वर से थोड़ा सा अधिक मुख खुलता है। विपरीत स्वर, जैसे आ, यानी हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख का द्वार है वो पूरी तरह खुलता है, जैसे आ। और अर्धविपरीत स्वर, यानी अर्धविपरीत स्वर में क्या है, ए, ओ, औ, आ, यानी विपरीत स्वर से थोड़ा कम खुलता है। ये अर्धविपरीत स्वर होते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हमारा चौथा है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। यानी वृत्तमुखी को वृत्ताकार भी कहते हैं, वृत्ताकार, और इसको अवृत्ताकार कहते हैं। अब हम लिखते हैं वृत्तमुखी स्वर। तो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे होठों का आकार है वो गोल हो जाता है उसे ही वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल गोल हो जाता है
उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसके अंदर उ, उ, ओ, औ ये स्वर आते हैं। अब आता है अवृतमुखी। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाई पर न होकर अन्य आकृति बनती है, उसे अवृतमुखी कहते हैं। जैसे अवृतमुखी में अ, आ, ई, ई, ए और आई ये आते हैं। अब आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निर्नुनासिक। ये दो स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो अब यानी ओष्ठ की आकृति के आधार पर यानी होठों की आकृति के आधार पर स्वर पूछा जाता है तो वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी स्वर, इसको वृत्ताकार कहते हैं। दूसरा अवृतमुखी स्वर, उसे अवृत्ताकार कहते हैं। यानी वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार है वो गोल हो जाता है, उसे ही वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें उ, उ, ओ, औ आता है। अवृत्तमुखी स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाई पर नहीं होकर अन्य आकृति बनती है, कोई अन्य आकृति बनती है, उसे ही अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ यानी इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ की आकृति है वो अलग तरह की होती है। अब आती है उच्चारण के आधार पर स्वर। यानी उच्चारण के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निर्नुनासिक। यानी अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा यानी वायु है वो हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है, उसे ही अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसे पंचम अक्षर स्वर भी कहते हैं, इसे चंद्रबिंदु स्वर भी कहते हैं। निर्नुनासिक स्वर इसमें वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा है वो केवल मुख से ही बाहर निकलती है, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। और जितने भी स्वर हैं वो निर्नुनासिक स्वर के ही अंदर आते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको अर्धविपरीत स्वर बताया था, यानी अर्ध विपरीत स्वर। इसके अंदर गलती से मैंने ओ को ऐड कर दिया था, इसमें आप लिखना ए, ऐ, औ, आ ये आएंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यानी अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु या हवा हमारे
मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनु स्वर कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु स्वर कहते हैं। इसे स्वर और पंचमाक्षर भी कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या है? पंचमाक्षर, यानी अनुनासिक के ही अंदर आता है। जैसे ए, आ, ई और ई, ओ, इस तरह। और इसके अक्षर कैसे बनेंगे? जैसे अंधेरा, दांत, गांधी, इस तरह। अब आती है निर्नुनासिक, यानी निर्नु स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से ही बाहर निकलती है, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। नोट लगाकर लिखो, सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं। यानी सभी स्वर है वो क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। अब आए सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं। यानी संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर बताओ। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। यानी ये दो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ए प्लस ई, ए बन गया। ए प्लस ऐ, ऐ बन गया। ए प्लस ओ, ओ बनता है। और ए प्लस ओ, औ बनता है। यानी संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये दो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ए प्लस ई, ए बनेगा। ए प्लस में ए, ऐ बनेगा। ए प्लस में उ, ओ बनेगा। ए प्लस में ओ, औ बनेगा। अब नोट लगाकर लिखो, यानी शुद्ध रूप से संयुक्त स्वर की संख्या 2 है। कितनी है? 2। कौन कौन सी? ए और ओ। अनुनासिक स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा या वायु हमारे नाक और मुख दोनों से क्या है? बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु स्वर भी कहते हैं और इसे पंचमा अक्षर स्वर भी
कहते हैं? जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ। इस जैसे अंधेरा, दांत, यानी इस पर क्या है? गांधी, यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। निर्नुनासिक स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा है वो क्या है? केवल मुख से ही बाहर निकलती है, उसे क्या है? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। और जो हिंदी में सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर है वो किसके अंदर आते हैं? सभी स्वर। तो हमारा आंसर रहेगा निर्नुनासिक स्वर, यानी संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या पूछी जाती है तो ये 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और ये दो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। और शुद्ध रूप से, यानी शुद्ध रूप से संयुक्त स्वर पूछा जाता है तो हमारे संख्या रहेगी 2। कौन कौन से हैं? ए और ओ, ये 2 हैं। यहाँ से क्या है? वर्णमाला से सेकंड ग्रेड में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 3 से 4। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह इस टॉपिक को तैयार करना है आपको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो। हर देव भारी के अनुसार स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान कितने प्रकार से है? 5 प्रकार से। 5 प्रकार से। ए और आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ। ई और ए, इसका उच्चारण स्थान तालु। उ, ओ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। और री का उच्चारण स्थान मूर्धा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो कंठ प्लस तालु। ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो कंठ प्लस ओष्ठ। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के 2 भेद हैं। 2 भेद हैं। दीर्घ स्वर यानी हर्षव स्वर, और दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर। हर्षव स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, ओ और रे। अब संधि स्वर, यानी संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ में ई, आ, ई और उ। संयुक्त में ए, ऐ, ओ और औ। यानी हरदेव बारी के अनुसार स्वरों का उच्चारण पूछा जाता है तो कौन कौन से उच्चारण होते हैं? स्वरों के कहां कहां से उच्चारण होते हैं? यानी ए और आ, यानी ए और आ जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण होता है कंठ से। ई और ई, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो तालु। उ और ऊ का उच्चारण स्थान पूछा जाता है
तो ओठ यानी उसको बोलते हैं, तो होठ है वो सप्रेस करते हैं। री यानी री का जब उच्चारण स्थान है तो ये मूर्धा से बोला जाता है। ए और आई यानी ए और आई इनका उच्चारण स्थान करते हैं तो कंठ और तालु यानी दोनों से इनका उच्चारण स्थान होता है। ओ और औ इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो कंठ और ओष्ठ से होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यदि स्वर के भेद पूछे जाते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। हर्षो स्वर यानी हर्षो स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। और इनकी संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और री। और संधि स्वर यानी संधि स्वर को दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कहते हैं। दीर्घ में आ, ई, उ आता है और संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ यानी क्योंकि ये दो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।